So hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the general physiology topic which is homeostasis. तो homeostasis होता क्या है? बेसिकली जो homeostasis होता है ये होता है हमारा इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी। मतलब होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, लाइक डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, या फिर कोई अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर हम कोई चेंज देखते हैं, तो उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसको जो रजिस्ट करने के लिए प्रोसेस होती है उससे बोलते हैं हम होम्योस्टेसिस। तो इंस्पाइट ऑफ चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस होने के बावजूद बॉडी ट्राइज टू मेंटेन ऑल इस पैरामीटर नियर टू अ कांस्टेंट वैल्यू। तो बॉडी क्या करती है कि जो हमारी बॉडी का जो इंटरनल कोर्स एनवायरनमेंट होता है वो पैरामीटर जो होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं नियर वैल्यू के, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। तो होप सो आपको क्लियर होगा होम्योस्टेसिस का बेसिक मीनिंग। अब मिलियू इंटीरियर एक कॉन्सेप्ट था। मिलियू इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जो मिलियू इंटीरियर का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले जो हमें दिया था वो थे हमारे क्लाउडे बर्नार्ड। सो होप सो यू गॉट दिस पॉइंट। क्लाउडे बर्नार्ड जो थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे कहते हैं हम मिलियू इंटीरियर। सो व्हाट इज मिलियू इंटीरियर? मिलियू इंटीरियर इज बेसिकली इंटरनल स्टेट विच इज कांस्टेंट डिस्पाइट चेंजिंग एनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। टर्म होम्योस्टेसिस जो टर्म था वो कोइन किया गया था क्लाउडे वॉल्फर्ड ब्रीफर्ड कैनन। तो जो हमारे वॉल्फर्ड ब्रीफर्ड कैनन थे उन्होंने ये टर्म कोइन किया था। वॉल्फ्रेड कैनन। So basically this was all about the scientist. Now to maintain the constant environment, तो जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जो हम कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए टोटल 3 प्रोसेसेस होती है जो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। So this was the one process which is known as negative feedback control. नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। पॉजिटिव फीडबैक। सो नेक्स्ट इज द पॉजिटिव फीडबैक। नाउ अगर वी विल सी, अगर हम देखें तो जो हमारी थर्ड प्रोसेस होती है उससे बोलते हैं हम फीड फॉरवर्ड रिएक्शन। So our third reaction is known as the feed forward reaction. तो basically we have seen about the three processes which contains, और हम अगर कहें तो वो हमारी मेंटेन करती है कॉन्स्टेंसी को जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है नेगेटिव फीडबैक, फिर आता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक, इसके बाद जो होती है थर्ड वो होती है फीड फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर अपन इसके आगे देखें तो नेगेटिव, पॉजिटिव और फीड फॉरवर्ड रिएक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें नेगेटिव फीडबैक रिएक्शन, नेगेटिव फीडबैक रिएक्शन जो होता है जिसमें इनिशियल स्टिमुलस जो होता है वो डिक्रीज होता है फर्दर। क्या कहा मैंने? इनिशिएटिंग स्टिमुलस इज डिक्रीज फर्दर, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। वही अगर अपन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम देखें तो इनिशिएटिंग स्टिमुलस क्या हो जाएगा, इसमें एम्पलीफाई होगा। मतलब जो इनिशियल स्टिमुलस हम देंगे वो धीरे धीरे क्या होगा, राइज होता रहेगा। तो उसे बोलेंगे इनिशियल स्टिमुलस क्या होगा, इसमें राइज होता हुआ दिखेगा अपन को। तो इनिशियल स्टिमुलस इज एम्पलीफाइड फर्दर विच इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसके बाद अगर अपन देखें फीड फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसमें हमें किसी स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसे हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड रिएक्शन। सिंपल। अब अगर अपन देखें इसके एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक के, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल थ्रू द बेरोरिसेप्टर। तो जो हमारे बेरो रिफ्लेक्स होते हैं, जो हमारे बेरो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे ब्लड प्रेशर को जिस प्रोसेस से कंट्रोल करते हैं उसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम देखें मेजोरिटी ऑफ द एंडोक्राइन जो रेगुलेशन होता है, हार्मोन रेगुलेशन, तो मेजोरिटी जो हार्मोन रेगुलेशन होगा एंडोक्राइन का उसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसके बाद अगर अपन देखें जो T3 T4 का लेवल अगर इंक्रीज होगा तो क्या TSH और TRH का लेवल डिक्रीज होगा। दिस इज द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसके बाद अगर अपन देखें बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होता है, तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स में अगर हम देखें तो स्टिमुलस से क्या होगा, बीपी राइज होगा। अब अगर बीपी राइज होगा स्टिमुलस से तो क्या होगा, उससे बेरो रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा थ्रू क्रेनियल नंबर 9 और क्रेनियल नंबर 10। तो क्रेनियल नंबर 9 और क्रेनियल नंबर 10 जो होती है वो बेरो रिसेप्टर एक्टिवेशन करती है। अब बेरो रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट होंगे वो उसका जो सेंटर होता है वो मेडुला में होता है।
तो बैरो रिसेप्टर का जो सेंटर होता है वो हमारे मेडुला में होता है। तो मेडुला में क्या होगा, सेंटर जब एक्टिवेट होगा तो दिस विल लीड टू द इफेक्टर। तो व्हाट इज द इफेक्टर? इफेक्टर इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि इनिबिट करता है, और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट करता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा ओवरऑल बीपी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो नेगेटिव रिएक्शन है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसमें क्या हो रहा है कि पहले तो बीपी राइज हो रहा है, फिर बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहे हैं, उससे बीपी फॉल हो रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब अगर अपन देखें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को समझने के लिए हम देखते हैं एक निमोनिक जिसको बोलते हैं क्लैप्स। तो क्लैप्स में क्या होता है, सी से होता है अपना क्लोटिंग कैस्केड। तो जो हमने क्लोटिंग की मैकेनिज्म होती है जिसमें अलग अलग टाइप के एक्टिवेशन फैक्टर होते हैं, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर एक एक्टिवेट होता है, दूसरा एक्टिवेट होता है। सो दिस टाइप ऑफ जो क्लोटिंग कैस्केड होता है वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। ऑल्सो यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है एल एस सर्च। तो हमारा जो एल एस सर्च होता है वो भी हमारा किस टाइप का होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। क्योंकि एल एच हार्मोन इंक्रीज होगा तो ओव्यूलेशन को प्रमोट करेगा, तो एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे को प्रमोट कर रहा है, तो पॉजिटिव फीडबैक रिएक्शन है। इसके बाद जो हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है जिसको बोलते हैं हॉजकिन साइकिल। अब हॉजकिन साइकिल क्या होती है कि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है, जैसे सोडियम चैनल अगर ओपन होंगे तो उससे डीपोलराइजेशन होगा। तो जैसे जैसे डीपोलराइजेशन होगा उससे क्या होगा, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हॉजकिन साइकिल। तो बेसिकली जो हॉजकिन साइकिल होती है वो क्या होती है, एक्शन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उसमें भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव फीडबैक रिएक्शन होगा। इसके बाद अगर अपन देखें पी से होता है अपना पार्ट्यूरेशन। तो पार्ट्यूरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एक हमारा रिफ्लेक्स आता है जिसे बोलते हैं फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स। तो फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स क्या होता है, बेसिकली अपन देखें तो फर्ग्यूसन जो रिफ्लेक्स होता है, फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स का मेनली यही होता है कि जो फीटस का हेड जब सर्विक्स के टच करता है तो उससे क्या हो जाता है, पॉजिटिव सिग्नल्स जो होते हैं वो मैटरनल पिट्यूटरी की तरफ जाते हैं। तो पॉजिटिव सिग्नल जब मैटरनल पिट्यूटरी की तरफ जाएंगे तो वो कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करेगा। तो इस कॉन्ट्रेक्शन को इंक्रीज करने की वजह से ये क्या हो गया, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो हो गया उसका एग्जांपल हो गया। तो ये क्या हो गया, अपना फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एस बचा उससे होता है अपना शॉक। तो ये सारे एग्जांपल थे CLASP। अब देखिए शॉक में क्या होता है कि जैसे बीपी कम होगा, अगर बीपी कम होगा तो उससे क्या हो जाएगा कि जो ब्लड है उसकी जो ब्लड फ्लो हो जाएगा हार्ट की तरफ वो कम हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, हार्ट की तरफ कम हो गया। अब जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ उससे हार्ट जो हो जाएगा उसकी पंपिंग एक्टिविटी ऑब्वियस है कम हो जाएगी। जैसे उसकी पंपिंग एक्टिविटी कम होगी उससे कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो उससे बीपी फॉल होगा, बीपी फॉल होगा तो उससे शॉक वर्सन होगा। तो कभी कभार क्या होता है कि जो हमारी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होती है, बिकॉज इन दिस केस जो होता है वो शॉक इंक्रीज हो रहा है। अगर शॉक इंक्रीज होगा तो डिहाइड्रेशन होगा, उससे क्या हो जाएगा, डेथ की कंडीशन भी जनरेट होती है, ये नोन एज हाइपोवोल्यूमिक शॉक। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। सो हमारा जो लास्ट सिस्टम है वो है हमारा जो फीड फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फीड फॉरवर्ड रिएक्शन में हमने देखा था कि कोई स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें, ये जो होता है वो एक टाइप का एंटीसिपेटरी मैकेनिज्म होता है, मतलब कोई रिएक्शन जब हमारी बॉडी में होने वाली होती है तो उसको इनिबिट करने का काम करता है फीड फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अगर अपन इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल कैसे, इसके एग्जाम्पल को अगर अपन समझते हैं तो एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करने का सोचते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि एंटीसिपेटरी चेंजेस होते हैं जिस वजह से हमें टेकिकार्डिया होता है और टेकिपनिया होता है। तो थिंकिंग ऑफ परफॉर्मिंग एक्सरसाइज लीड टू द एंटीसिपेटरी टेकिकार्डिया और टेकिपनिया। तो हुआ क्या कि हमने जैसे एक्सरसाइज करने का सोचा उस वजह से क्या हुआ कि हमें टेकिपनिया हो गया और टेकिकार्डिया हो गया। तो ये इसका एग्जांपल हो गया फीड फॉरवर्ड रिएक्शन का। अगर हम नेक्स्ट डे के बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को इसी तरीके से रेगुलेट करता है। जब इंडिविजुअल एक्सपोज होता है कोल्ड स्किन की तरफ तो टेम्परेचर जो हो जाएगा वो फॉल हो जाएगा। तो मतलब बॉडी का टेम्परेचर जब व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सपोज टू कोल्ड स्किन टेम्परेचर क्या होता है, फॉल हो जाता है। तो जो हम कोल्ड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बॉडी का स्किन टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो था हमारा फीड फॉरवर्ड रिएक्शन था। सो होप सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द our example or various states where a different type of system act. Now if we see the components, जो हमारे components होते हैं किसके, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के। तो इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, अगर अपन इसके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की इंटीग्रल देखें तो सबसे पहले स्टिमुलस आएगा। स्टिमुलस जो होगा वो रिसेप्टर के ऊपर जाएगा, फिर रिसेप्टर जो होगा उस स्टिमुलस को सेंटर की तरफ भेजेगा। सेंटर की तरफ भेजने के बाद क्या हो जाएगा कि जो रिसेप्टर होगा उससे ऑर्गन की तरफ इन्फॉर्मेशन जाएगी और ऑर्गन से क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट द आवर जो प्रोसेस थी हमारी
होम्योस्टेसिस। तो बेसिकली गाइज ये मेरी एक नई सीरीज है जिसमें मैंने फिजियोलॉजी को स्टार्ट करा है बेसिक से। सो होप सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इस जो वीडियो है इसके जो नोट्स है, जो हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने खुद लिखे है, वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लगेगा। सो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस।